हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग हब। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू हिंदी में। तो ये सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो हर सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स नेट केवीएस सी टेट वगैरह में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप, इसका सही आंसर क्या है? व्यय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित हैं, पूर्ण असहमत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सहमत हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान ऑप्शन है उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है? छात्रों का विश्वास। तीसरा क्वेश्चन, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए आप विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वो है जो कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ये सारा कुछ होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे कि उसके बात करनी पसंद नहीं करनी, ना ही मित्रों की तरह रहना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। आप परीक्षा के दौरान कक्षीय निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वे अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस करेंगे। तो इसका सही उत्तर है परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। सभी स्टूडेंट्स आपके लिए इक्वल हैं। तो ये नहीं सोचना कि अगर वो प्रधानाचार्य का पुत्र है तो उसके लिए कुछ
नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। टीचर सेलेक्ट करने हैं तो सिलेक्शन बोर्ड को किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को, उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, महिलाओं को। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये नहीं कि पिछड़ी जाति के लोगों को ही प्राथमिकता दे दी या अल्पसंख्यकों को दे दी या महिलाओं को दे दी। तो सभी वर्गों के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे। देखो, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तुम्हें अपने परीक्षा में विश्वास रखना चाहिए। ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुम्हें अपने परीक्षा में विश्वास रखना चाहिए, अगली बार तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा करेंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर है प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षकों का। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन देखें कौन से, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग, विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर है उनके शिष्य। अपने आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगर कोई आंसर आपको ठीक ना लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। कोई भी आंसर सही ना लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो ये पार्ट 1 है, तो ऐसे और भी पार्ट टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके काम में आएंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए और बी दोनों। कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग हब। सो लेट अस स्टार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ हिंदी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो इन दिस वीडियो हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 आप पार्ट 1 में देख सकते हो। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए सामान्यता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है कि देखो, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव भी रखना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, ये सभी होने चाहिए एक प्रधानाचार्य में। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो शिक्षण की योजना पद्धति, देखो जो भी है शिक्षण का, जो भी हम उसके रिलेटेड कुछ भी हम करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बालक केंद्रित। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? बालक केंद्रित। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह, उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वाटसन ने कहा है कि भय, क्रोध व स्नेह, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वे है। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 14 वर्ष में, 11 वर्ष में, 6 वर्ष में या 9 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष में। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएंगे, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांत प्रिय जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इनमें से कोई नहीं। देखो, खाओ पियो मौज उड़ाओ ये तो है ही नहीं कि अध्यापक की जीवन शैली है ना।
एकांत प्रिय जीवन भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा, यही सादा जीवन उच्च विचार। सो अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए, ग्राम प्रधान या नगर पालिका चेयरमैन, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में। तो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होना चाहिए। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे, उसे लेकर बाद में निर्वहन से कतराएंगे, उसे तभी लेंगे जब अध्यापकों को भी अतिरिक्त भर दिया गया हो। तो देखो, मना करेंगे ये भी गलत है, लेके बाद में निर्वहन से कतराएंगे ये भी गलत है, अतिरिक्त कुछ मिले तभी लेंगे, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, सरकार की सोच में परिवर्तन, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन। देखो, अब पूरे का पूरा शिक्षण व्यवस्था में सुधार तभी आएगा अगर अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। ये तो गलत है ना, कि ऐसे थोड़ा कि सभी को पास कर देंगे कि उनका मनोबल ना गिरे। जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। अब ये गलत हो गया, तो अब देखो इसमें क्या है कि ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। अगर वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? यहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, ये सभी। पिकनिक आदि का निर्णय लेने में छात्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, ये भी नहीं है। तो अगर ये गलत हो गए तो ये सभी तो आएगा नहीं। तो ये ऑप्शन सही है कि छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कवर किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, उसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सुजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग हब। तो आइए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 पार्ट 1 में है,
21 से 30 पार्ट 2 में है। तो क्वेश्चन है, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शंस हैं, प्रधानाचार्य जहां प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, शिक्षकों का कम वेतन, ये सभी। इसका सही अंतर है ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य जहां प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती, महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं, शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता। इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप ये देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है, सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे, सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे, सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, ये सभी। कैसे आप छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हो? परिचर्चाओं के आयोजन से, भाषण प्रतियोगिता के आयोजन से, अंत्याक्षरी के आयोजन से, या सभी से। तो इसका सही आंसर है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित इन सभी तरीकों से कर सकते हैं। तो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना है तो परिचर्चाओं का आयोजन भी करना पड़ेगा, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी करना पड़ेगा, अंत्याक्षरी का आयोजन भी करना पड़ेगा। ये सारे के सारे
तरीके हैं। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? निर्धन माता पिता इस काम को पूरा नहीं करा पाते। छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। ये विद्यालय का भी दायित्व है, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखो कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको। विद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए। ये सभी तो कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखो, परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए। ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये थोड़ा है कि कोई कमजोर छात्र है तो उसे हम कक्षा से निकाल देंगे। अगर अब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, तो बचे क्या? ये दो ऑप्शन। उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत ही है। तो सही आंसर क्या बचा? कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? जो अत्यंत सरल हो, जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो, जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया गया हो, इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? जो विद्यार्थी की रुचि के अनुकूल है, जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको आसानी से पढ़ भी लिया जाएगा और याद भी कर लिया जाएगा। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, मतलब आपने शिक्षा में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इसमें समय बहुत नष्ट होता है, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, इनमें से कोई नहीं। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, देखो आजकल के ज़माने में कंप्यूटर, टीवी वगैरह वीडियो से बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ सकते हैं। आईसीटी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बनता है और बच्चे इजीली उसको चीज़ों को समझ भी लेते हैं। अगर मैंने कोई पीपीटी बनाई है या वीडियो लेक्चर बनाया तो बच्चे उसको इजीली समझ भी लेते हैं। तो इसलिए मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वे छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, ये सभी। कब टीचर का कॉन्फिडेंस लॉस होगा? ठीक है,
ऑप्शंस देखो, जब वे छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करते, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती, जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं जाते, या ये सब। ठीक है। अगर आप अपने लेक्चर की अच्छे से तैयारी नहीं करके गए, तो चाहे बच्चों का इंटरेस्ट बनाने के लिए आपके पास अलग अलग युक्तियां भी हों, चाहे बच्चों के ऊपर आपकी पकड़ भी हो, लेकिन अगर आपको आपका टॉपिक नहीं आता, अगर आपको आपका जो भी लेक्चर देना है वो नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होगा ही होगा। तो विश्वास डगमगाएगा। कब डगमगाएगा? जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं जाते। तो पार्ट नंबर 3 में यहीं तक क्वेश्चन है। पार्ट 4 जल्द ही लेके आऊँगा। पार्ट 1 पार्ट 2 भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 में आते हैं, जहाँ सी-टेट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग लर्नर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू हिंदी में पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं इन पार्ट नंबर 1 to 3। सो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में ऑप्शंस हैं: तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना, खोज की इच्छा जागृत करना, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, प्रोजेक्ट क्यों दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को? ताकि उनमें सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? किसने कहा था कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? स्टर्न ने कहा था, मैकडूगल ने कहा था, नन ने कहा था, वेल्वटाइन ने कहा था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति किसने कहा था? ये कहा था मैकडूगल ने। अगला प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था, पिंसेंट ने, रेमाउंट ने, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये कहा था। देखो, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति किसने कहा था? मैकडूगल ने। ठीक है। और प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये कहा है रेमोंड ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने, बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिक शिक्षा की धारणा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक शिक्षा की धारणा किसने दी थी? तो उसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, बेसिक शिक्षा की धारणा महात्मा गांधी ने दी थी। अब महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? शांति निकेतन में किया था, टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था,
नोआखली में किया था, सेवाग्राम में किया था। तो ये याद रखना है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव, खेल का मैदान। तो इनमें से कौन करता है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना? पुस्तकें पढ़ने से तो सिर्फ आ नहीं जाएगी, और प्रार्थना सभा में भी तो बस एक बार आप खड़े हो गए, प्रार्थना की और चले गए। वार्षिकोत्सव में सभी को नहीं मिलता मौका। तो खेल के मैदान में छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वे है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, ये सभी। तो स्टूडेंट्स के लिए वो पाठ्यक्रम उपयुक्त है जो उनका विकास भी करे, उनके अनुरूप भी हो, और सोसाइटी के नीड को भी पूरा करे। तो ये सारे के सारे सही हैं। तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाया जा सके। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। अब सिर्फ शिक्षकों को सम्मान दे और आज्ञा माने तो श्रेष्ठ तो हो नहीं जाएगा, ना ही जो डेली आता है और मॉनिटर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। जो अनुशासन में रहे, और अब ये दो ऑप्शन है, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है। तो छात्र वही बच्चे श्रेष्ठ है जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। सो नेगेटिव क्या है इनमें? अनुशासनहीनता नहीं करते, ये तो पॉजिटिव है, हमने तो नकारात्मक प्रतिक्रिया पूछा, तो ये गलत हो गया।
कक्षा में शोर नहीं मचाते, ये भी गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव प्रतिक्रिया पूछी है ना। तो छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। देखो, स्टूडेंट्स की नेगेटिव प्रतिक्रिया तभी होगी, नकारात्मक तभी होगी जब वो कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसी शिक्षक की क्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि व अनुभव, शिक्षक के व्यक्तित्व। किसी शिक्षक की क्षमता की जांच विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब कि वो स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना ही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस सीरीज़ में इतने क्वेश्चंस। सीरीज़ नंबर 5 जल्दी ही आपके सामने आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।